राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। इस क्लास के अंदर हम क्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के अंदर जो क्रिया टॉपिक है वो आता है और एग्जाम में आपको क्रिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपसे इतना वादा कर सकता हूं, आप इस क्लास को अंत तक देखना, फिर मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूं कि क्रिया से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जल्दी से हम बिना टाइम वेस्ट किए क्रिया को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल पर भाषा का सामान्य परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। विकारी शब्द में सिर्फ क्रिया ही बचा है, तो क्रिया हम आज की इस क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी जा सकती है, करीबन 1 घंटे की हो सकती है और अमूमन इतनी क्लास तो होती है। हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट की और लॉजिकल बातें करते हैं। और बोर्ड पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। बाकी आप चालू क्लास के अंदर भी नोट्स बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्रिया से। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको संज्ञा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले भी विकारी शब्द के बारे में बताया था। किसके बारे में? विकारी शब्द के बारे में। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जिनमें लिंग वचन काल या कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाए, परिवर्तित हो जाए या परिवर्तन आ जाए, इतना आप समझ लीजिए कि जिसमें लिंग वचन काल या कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाए वो विकारी शब्द होते हैं। मैंने आपको बताया था किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, स्थान विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द के भेद में हमने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम भी पढ़ लिया, ठीक है, और हमने विशेषण भी पढ़ लिया। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और ये कुछ मिलकर क्रिया तो करेंगे ही, कार्य तो करेंगे ही, उसे ही क्रिया कहते हैं। और आज का हमारा क्लास का टॉपिक है क्रिया, ठीक है। तो ये 7 नंबर स्लाइड है, तो ये इसको मैं एक बार ऊपर ले लेता हूं, 1 मिनट। हाँ ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक क्रिया। हेडिंग डाल लेते हैं क्रिया। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा ही लिखते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्रिया होती क्या है। तो किसी कार्य का करना या होना, या तो आप खुद कर ले या कोई कर ले, या जैसे बारिश हो रही है तो वो अपने आप हो रही है, कोई करा थोड़ रहा है, ठीक है। किसी कार्य का करना या होना, बारिश होना एक क्रिया है, तो ये कार्य का करना जो ऑटोमेटिकली हो जाए, किसी कार्य करना या होना क्रिया कहलाता है। बस सिंपल सी परिभाषा लिखते हैं हम, जो आपने 5वीं क्लास में भी पढ़ी होगी, क्रिया कहलाता है, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूं, संस्कृत में मैंने आपको भाषा के सामान्य परिचय के अंदर भी बताया था कि संस्कृत में जो धातु है, हिंदी में वही क्या है? हिंदी में वही क्रिया है। यानी किसी कार्य का करना या होना संस्कृत में धातु कहलाता है। अब धातु से क्रिया बनती कैसे है? तो धातु में जब, एक बार मैं स्टार डाल के लिखा देता हूं आपको, धातु में जब ना प्रत्यय लगा दिया जाए तो, धातु में जब नाम प्रत्यय लगा दिया जाता है तो क्रिया बन जाती है, क्रिया बन जाती है। उदाहरण दे दूं आपको मैं? ठीक है, तो उदाहरण दे देता हूं अब कैसे बनती है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पट धातु है, ठीक है, पढ़, इसमें ना प्रत्यय लगा दिया तो ये क्या बन गया? पढ़ना। लिख धातु है, ना प्रत्यय लगा दिया, बन गया लिखना। देख धातु है, ना प्रत्यय लगा दिया तो ये क्या बन गया? ना प्रत्यय लगाते बन गया आपका देखना। क्या बन गया? देखना। चलो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि ये क्या है। अब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं क्रम के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। और ये क्रम क्या होता है पहले तो वो मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद,
ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होती है, ये तो आपको पता ही होगा। क्रिया तो मैंने आपको बता दिया, किसी कार्य का करना या होना, किसी कार्य का करना या होना, क्रिया कहलाता है। अब कर्म, तो यहां पर पहले कर्ता समझ लेते हैं, जो कार्य को करता है, यानी कि जो कार्य को करने वाला। उदाहरण से आपको समझाऊंगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। कार्य को करने वाला, कार्य करने वाला कौन होता है, कार्य करने वाला होता है कर्ता। और कर्म को हम देखते हैं जिस वस्तु, जिस व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया की जाए, वही होती है कर्म। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा रमेश किताब पढ़ रहा है, रमेश क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो इसमें आप बताइए कि कार्य को करने वाला कौन है, यानी कि इसके अंदर कर्ता हो गया, जो कार्य को करता है वो हो गया कर्ता। तो कर्ता है इसके अंदर रमेश, रमेश क्या है, कार्य को करने वाला। अब क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। क्या क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो यहां पर ये क्रिया हो गई। अब किसके ऊपर क्रिया हो रही है, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया होती है उसे कर्म कहा जाता है। तो किसको पढ़ रहे हैं, किताब को पढ़ रहे हैं, तो किताब पर क्रिया हो रही है, तो यह हो गया इसका कर्म। एक उदाहरण और दे देता हूं, 3-4 उदाहरण दे देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लड़की खाना बना रही है, क्या बना रही है, खाना बना रही है। क्रिया तो क्या हो रही है, बनाने की, यह होगी क्रिया। क्या कार्य हो रहा है, बनाने का कार्य हो रहा है। कर्ता कौन है, यानी कि कार्य को करने वाला कौन है, तो लड़की है, तो ये लड़की होगी कर्ता। और किसके ऊपर कार्य हो रहा है, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया की जाए, जिसके ऊपर क्रिया की जाए वो होता है कर्म। तो खाने के ऊपर क्रिया हो जाए, क्या बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, तो ये हो गया आपका कर्म। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद समझने से पहले हमें यह पढ़ना जरूरी है कि एक्चुअल में कर्म होता क्या है। 1-2 उदाहरण आपको और दे देता हूं, जैसे राम सो रहा है। अब आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि किसके अंदर कर्म है और किसके अंदर नहीं है। तो राम है, यहां पर कर्ता हो गया, जैसा मैंने आपको बताया राम कर्ता हो गया। रा है, ये सोने की क्रिया हो रही है, ठीक है, ये क्या हो रही है, सोने की क्रिया। अब इसके अंदर आपको कहीं कर्म दिखा क्या, तो इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। सो रहा है, तो आप कह देंगे कि भाई वो बेड पर सो रहा है, तो बेड वहां पर अधिकरण है, यहां पर स्थान है बेड। बेड को हम ऐसे नहीं कह सकते कि बेड कर्म है, बेड के ऊपर क्रिया नहीं की जा रही है, वो तो सो रहा है, वो एक स्थान है। रेलगाड़ी चल रही है, बस चल रही है, बस रोड पर चल रही है, आप कह देंगे वो कर्म है, वो कर्म नहीं, वो स्थान अधिकरण कारक के अंदर आता है, वो कारक के अंदर हम समझेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे रेलगाड़ी यहाँ पर पटरी पे चल रही है, तो पटरी पे चल रही है, तो वो पटरी उसका स्थान है, उसके ऊपर कार्य नहीं कर रही है वो स्थान नहीं है। तो राम सो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे एक और उदाहरण दे देता हूं आपको, मोर उड़ रहा है। कौन उड़ रहा है, मोर उड़ रहा है। कर्ता कौन हो गया, मोर। क्रिया क्या हो रही है, उड़ने की क्रिया हो रही है। क्या इसके अंदर कर्म है, तो इसके अंदर कर्म नहीं है। उड़ रहा है, तो आसमान में वो कोई कर्म, आसमान कर्म नहीं है, वो तो उसका स्थान है उड़ने का, ठीक है। अब आपको इतनी चीज समझ में आ गई है, तो मैं अब आपको लिखा देता हूं सकर्मक, मतलब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। दोबारा सेटिंग डालता हूं मैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। तो पहला है हमारा सकर्मक और दूसरा है अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया कौन सी होती है और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, ये मैं आपको अभी समझा चुका हूं उदाहरण से। तो और यदि अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं परिभाषा लिखाऊंगा, उसके बाद में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो मैंने सकर्मक के बारे में यह लिखा है, मैं आपको लिखाता हूं कि जिसके अंदर कर्म उपस्थित होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो वो क्रिया जो क्रम सहित हो, कार्य नहीं क्रम सहित हो। ठीक है, वो क्रिया जो क्रम सहित हो, जिसमें क्रम उपस्थित हो, सहित हो, या कर्म होने की संभावना हो, कर्म होने की संभावना हो। बच्चा खा रहा है, बच्चा कुछ ना कुछ तो खा रहा होगा ना, तो वो सकर्मक क्रिया हो गई, ये संभावना है उसके अंदर। तो कर्म होने की संभावना हो या कर्म हो उसके अंदर संभावना हो, तो उसे सकर्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। अकर्मक क्या होती है? तो वो क्रिया जो कर्म रहित हो, जिसमें कर्म रहित हो, जिसमें कर्म नहीं होता हो। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कर्म न होने की संभावना, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं उदाहरण आपको दे देता हूं सकर्मक का, तो वो पहला उदाहरण तो वो दे देता हूं, बच्चा कुछ खा रहा है, बच्चा कुछ खा रहा है, तो यहां पर खाने की क्रिया हो रही है, यहां पर बच्चा यहां पर करता है, और क्या कर रहा है? वो खा रहा है, कुछ तो कुछ खा रहा है, तो ये कर्म हो गया। ठीक है, कर्म हो गया। ऐसा मान सकते हैं कुछ या कोई चीज है, यहां पर कोई चीज भी हो सकती है, यहां पर कुछ की जगह कोई चीज हो सकती है, कोई खाने की चीज हो सकती है। क्या हो सकती है? खाने की चीज। तो ये क्या है? ये वाक्य है सकर्मक। एक उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है, और जिनमें संभावना न होकर मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया है, जैसे ये क्रिया है, रमेश किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रमेश क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो किताब क्या है? यहाँ पर एक कर्म है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरह के उदाहरण दे दिए, संभावना वाले भी और जिसमें कर्म हो एक्चुअल में उसका भी। अभी आपको मैं इसके उदाहरण दे देता हूं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है। तो यहां पर रेलगाड़ी स्थान पर चल रही है, यहां कर्म नहीं है, यहां कर्म नहीं है। रेलगाड़ी मैं आपको एकदम परिभाषा से लिखा देता हूं, किसी स्थान पर चलती है, किसी स्थान पर चलती है। ठीक है, वो पटरी है, वो एक तरह से स्थान है रेलगाड़ी के लिए, स्थान पर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कर्म अनुपस्थित है। जहाँ कर्म अनुपस्थित होता है, कर्म रहित क्रिया होती है, उसे अकर्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको कर्म के आधार पर क्रिया सकर्मक और अकर्मक आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। और अब हम देख लेते हैं कि सकर्मक क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। तो हेडिंग डालते हैं सकर्मक यानी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मैंने आपको बताया जिसके अंदर कर्म उपस्थित होता है। तो इसमें पहली इसका भेद होता है, बताऊं दोस्तों मैं आपको, तो वो होता है एक कर्मक। कौन सा? एक कर्मक। सिंपल सा नाम से स्पष्ट है, जिसके अंदर एक कर्म हो वो एक कर्मक, और दो कर्म हो वो द्विकर्मक। इसकी परिभाषा लिखा देता हूं मैं आपको, जहां किसी क्रिया का एक ही कर्म हो, कर्म क्या हो? एक ही कर्म हो, तो वहां एक कर्मक क्रिया होती है। उदाहरण सिंपल सा है, जैसे लड़की चाय बना रही है। उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, लड़की चाय बना रही है, लड़की चाय बना रही है, बनाने की क्रिया हो रही है। ठीक है, कर्ता यहां पर लड़की है, कार्य करने वाला, और चाय यहां पर कर्म है। तो कर्म कितने हैं इसमें? एक ही कर्म है, एक कर्म है, एक कर्म है, तो यहां पर एक कर्मक क्रिया हो गई। और कोई उदाहरण आपको दे देता हूं, जैसे रमेश कपड़े धो रहा है, रमेश कपड़े धो रहा है, क्रिया हो रही है धोने की। ठीक है, यहां पर कपड़े है वो कर्म है, जिस पर कार्य किया जा रहा है, जिस वस्तु पर या जिस व्यक्ति पर कार्य किया जाता है वो होता है
जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया की जाती है वो क्या होता है? आपका कर्म। तो यहाँ पर एक कर्म है, एक कर्म है। यही वाक्य में यदि दो कर्म आ जाए तो द्विकर्मक हो जाती है, तो ये हो गया आपका कर्ता। आई होप आपको सकर्मक समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं अकर्मक, सॉरी द्विकर्मक। ठीक है, दूसरी है हमारी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया तो जिसमें दो कर्म हो। तो जहां, एक मिनट, जहां एक ही क्रिया, एक ही क्रिया के दो कर्म हो, एक क्रिया के दो कर्म हो, उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे उदाहरण है, रमेश भैंस को चारा डाल रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं, रमेश भैंस को चारा खिला रहा है। कार्य क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है? यहां पर खिलाने की क्रिया हो रही है। ठीक है, कर्ता कौन है? रमेश। कार्य करने वाला कौन है? रमेश। करता है। भैंस क्या है? भैंस पर कार्य किया जा रहा है, चाहे व्यक्ति हो या स्थान हो, भैंस पर कार्य किया जा रहा है, तो एक कर्म है ये, एक तरह से कर्म है ये। और चारा, जो चारा है उस पर भी कार्य हो रहा है, चारा उस डाला जा रहा है, तो दूसरा कर्म हो गया ये। तो ये एक कर्म ये हो गया। अब ये एक कर्म और एक कर्म मिलके दो कर्म हो जाएंगे, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला उदाहरण ले लूं। ठीक है, चलिए अगला और उदाहरण ले लेता हूं। टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हिंदी में लिखते हैं हम शिक्षक। एक मिनट, शिक्षक बच्चों को, शिष्यों को किताब पढ़ा रहा है। दो दो हो जाएंगे ना इसमें कर्म। पढ़ा रहा है, पढ़ाने की क्रिया हो रही है। सिंपल। कर्ता कौन है? शिक्षक है कर्ता। शिष्यों पर क्रिया हो रही है, शिष्यों को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये पहला कर्म हो गया, तो ये पहला एक कर्म ये हो गया। ठीक है, किताब पर भी क्रिया हो रही है, उसको पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो एक कर्म ये हो गया। तो जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक कहते हैं, तो यह हो गई आपकी द्विकर्मक क्रिया। सकर्मिक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब एक चीज आपको समझ लेनी है कि कौन तो विभक्ति रहित होता है और कौन विभक्ति सहित होता है। दो में वाक्य लिखता हूं जिससे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जो कि है, मैंने आपको लिखा रमेश से बहुत उदाहरण हो गए। अब ले लेते हैं कोई नाम, लोकेश। ठीक है, राम ले लेते हैं। राम अखबार को पढ़ रहा है, अखबार को पढ़ रहा है। क्या ये वाक्य सही है? मुझे आप इतना सा बताना है। अब आप सब शुद्ध नहीं पढ़ रहे हैं, यहां पर अकर्मक सकर्मक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक है जैसे माँ बच्चों को नहला रही है। तो वैसे तो आपको देखते ही तो पता चल रहा होगा कि इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है। ऊपर वाला वाक्य वो गलत है। ठीक है, इसमें यहां पर ये को है, ये को नहीं आएगा। नहीं आने का कारण है कि यहां पर कर्म क्या है? कर्म है निर्जीव। यदि कर्म निर्जीव हो तो विभक्ति रहित होता है, इसमें एक को, का, कारक वगैरह कुछ नहीं लगते हैं। ठीक है, बच्चे क्या है? सजीव है, सजीव है, तो यहां पर को लगा है, ये सही है। तो यहां पर पहला वाक्य सही है, दूसरा वाक्य गलत है। अब आपको एक चीज समझ में आई होगी, मैंने यहां पर बात मैंने ये की है, मैं आपको लिखाता हूं। मैंने ये चीज आपको बताने की कोशिश की है कि निर्जीव कर्म, कौन से कर्म? निर्जीव कर्म
विभक्ति रहित, विभक्ति रहित होगा। सजीव कर्म विभक्ति सहित होगा, सजीव कर्म विभक्ति सहित होगा, विभक्ति सहित होगा। ठीक है, एक चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें भी देखो अपवाद है, लेकिन मैं एक बार इसके उदाहरण दे देता हूं। अपवाद को एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं। उदाहरण मैंने वैसे तो आपको बता दिए हैं, लेकिन एक दो उदाहरण और बता देता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा कि शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है, तो क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि कोई इसमें लगा है, यह सही है। सही इसलिए है क्योंकि बच्चे क्या है? बच्चे सजीव है। वही मैंने लिख दिया कि यहां पर मैंने कोई भी नाम लिख दिया, जैसे लक्ष्य, लक्ष्य नाम का लड़का है। ठीक है, यहां पर ये करता है। ठीक है, लक्ष्य कपड़े को धो रहा है, मैंने लिख दिया कपड़ों को धो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये को नहीं लगेगा। को नहीं लगने का कारण यह है कि यहां पर ये कपड़े क्या है? निर्जीव है। कपड़े क्या है? निर्जीव है। तो निर्जीव विभक्ति रहित होता है और सजीव विभक्ति सहित होता है। यहां पर इतनी चीज आपको समझ में आ गई है, तो मैं आपको आगे बढ़ता हूं और इसके एक अपवाद के बारे में बताता हूं। ठीक है, अपवाद बस सिंपल सा अपवाद है, आपको याद रख लेना है कि जब बजाना या बढ़ाने की बात आती है ना, बजाने या बढ़ाने की, तो यहां पर निर्जीव के साथ भी विभक्ति आ जाती है। तो मैं यहां पर उदाहरण, यहां पर परिभाषा लिखाता हूं पहले तो आपको ये। ठीक है, यदि बजाना या बढ़ाना, बजाना या बढ़ाना, बजाना या बढ़ाना क्रिया हो, ढोल बजा रहा है, ठीक है, कोई काम बढ़ा रहा है, तो यहां पर ये बजाना या बढ़ाना क्रिया आ जाए तो निर्जीव कर्म के साथ भी, निर्जीव कर्म के साथ भी, निर्जीव कर्म के साथ भी विभक्ति आ सकती है। विभक्ति, निर्जीव कर्म के साथ भी विभक्ति सहित, निर्जीव कर्म भी यहां पर लिखते हैं, मैं एक बार हटाता हूं इसको। निर्जीव कर्म निर्जीव कर्म भी विभक्ति सहित होता है, विभक्ति सहित, विभक्ति सहित होता है। विभक्ति सहित होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई उदाहरण देता हूं, राजा ढोल बजा रहा है, या वह व्यक्ति, नहीं छोड़ो, मैं ऐसे लिख देते हैं, राजा ढोल बजा रहा है। तो यहां पर बजाना, बजाना क्या है? निर्जीव। बजाना क्या है? निर्जीव। निर्जीव है, फिर भी क्या है इसमें? यहां पर ढोल को लिख सकते हैं हम, ढोल को बजा रहा है। ठीक है, निर्जीव है, फिर भी विभक्ति सहित है। राजा ढोल को बजा रहा है, तो यहां पर ये सही हो गया। ठीक है, रमेश ने बात को बढ़ाया, रमेश ने बात को बढ़ाया, रमेश ने बात को बढ़ाया, तो बढ़ाना, यहां पर बात क्या है? बात निर्जीव है, बात को बढ़ाया, तो यहां पर फिर भी को लगा, तो निर्जीव के साथ निर्जीव भी विभक्ति सहित हो जाता है जब क्रिया हो बजाना या बढ़ाना। तो बस यही सिंपल सा समझाने का मेरा प्रयास था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद।
हेडिंग डालते हैं संरचना या प्रयोग के आधार पर, संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो टोटल संरचना और क्रिया के आधार पर मिलाएं तो टोटल है वो 8 प्रकार की क्रिया होती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। ठीक है, तो मैं आपको उदाहरण लिखा देता हूं, एकदम मैं आपको बता देता हूं उदाहरण क्या भेद लिखा देता हूं। तो पहली है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। दूसरी है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। तीसरी है आपकी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। चौथी है आपकी कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। और एक है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। तो यह है आपकी संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर ये कितने? 5 प्रकार हो गए। संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। 3 प्रकार और बच गए आपके सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया ये हो गई आपके प्रयोग के आधार पर। सामान्य क्रिया और सजातीय क्रिया और आपके सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना आप इसे। सहायक क्रिया रहा है, रही है, ये आ जाएगा इसमें। ठीक है। ठीक है, तो ये है आपकी प्रयोग के आधार पर। तो आपके परीक्षा में ऑप्शन आ जाए कि संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने भेद है, तो 8 भेद हैं, और संरचना के आधार पर 5 भेद हैं, और प्रयोग के आधार पर आपके 3 भेद हैं। ठीक है, टोटल 8 प्रकार की क्रिया होती है। अब 1 बाय 1 करके हम क्रिया को पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया से। किससे स्टार्ट करते हैं हम? हेडिंग डालते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जब करता है वो स्वयं तो एक नंबर का लेजी होता है, आलसी होता है, वो कार्य दूसरों से ही करवाता रहता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। परिभाषा में आपको लिखा देता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हम ये ले ले। ठीक है, जब कर्ता कार्य स्वयं न करके दूसरों से कराए तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया वहां पर होती है। उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण यह है कि जैसे उदाहरण कोई भी दे देता हूं। मां ने मुझसे खाना बनवाया। यहां कर्ता कौन है? कर्ता मां ही रहेगी आपकी। ठीक है, ठीक है, यहां पर मां क्या है? कर्ता है। अब कोई कार्य को कराने वाला भी तो भाई कर्ता हो सकता है, करने वाला क्या। ठीक है, तो खाना बनवाने का कार्य हुआ, यहाँ पर क्रिया क्या होगी? खाना बनाने की क्रिया हुई। तो यहाँ पर ये मुझसे है,
इनको छोड़ो आप, इसमें कर्म है नहीं, तो यहाँ पर दूसरे से क्रिया करवाई जा रही है। किससे? दूसरे से क्रिया कराई जाए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जाना जाता है। एक और उदाहरण मैं ले लेता हूं। सेठ ने नौकर से काम करवाया। नौकर से काम करवाया, सेठ ने नौकर से काम कराया, तो यहां पर काम दूसरे से करवा रहा है ना सेठ, यहां पर करता तो यह रहेगा, ठीक है, करता तो यह रहेगा, काम करवाने वाला भी तो करता हो सकता है। तो यही है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता कार्य स्वयं न करके दूसरे से करवा लेता है। इतने उदाहरण मेरे से आपसे काफी होंगे, लेकिन फिर भी आपको नहीं है तो और लिखा देता हूं मैं। जैसे अध्यापक या शिक्षक, अध्यापक ने बच्चों से किताब पढ़वाई। करता तो यहां पर अध्यापक ही है, लेकिन कार्य ये करा किससे रहा है? बच्चों से करवा रहा है, ठीक है, पढ़वाने का कार्य। तो यहां पर इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे इस तरह का कोई वाक्य आपको दे दिया और इसमें कौन सी क्रिया ये आपसे पूछ ले, तो यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे राजा ने किसी से, कोई नाम ही लिख लेते हैं, राजा ने रमेश से पत्र भिजवाया, ठीक है, पत्र भिजवाया। पत्र भिजवाने का काम कर रहे हैं राजा का, यहाँ पर करता है राजा, इसमें होगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। आई होप आपको प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी अगली क्रिया नंबर 2 वाली, वो की है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया के होने से ही दूसरा क्रिया ऑलरेडी संपन्न हो जाए, मतलब ऑलरेडी कंप्लीट हो जाए, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है, यानी एक क्रिया पूर्ण होने से पहले दूसरी क्रिया पूर्ण हो जाए। रमेश पढ़कर सो गया, सो गया ये दूसरी क्रिया है, क्या करके? पढ़ के, तो ये पहली क्रिया है। तो एक क्रिया कंप्लीट होने से पहले दूसरी क्रिया संपूर्ण हो जाए, तो यहां पर उसे पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। मैं आपको लिखाता हूं परिभाषा, समझ में आ जाएगा। जब किसी क्रिया के होने से पूर्व कोई अन्य क्रिया पूर्ण हो जाए, अन्य क्रिया पूर्ण हो जाए या हो चुकी हो, वहां पूर्वकालिक का मतलब सिंपल सा है कि पहले हो चुकी हो, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती नहीं, पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, बाईजी बाजार जाकर सामान ले आए, सामान, वेट फॉर ए मिनट, सामान ले आए। यहां पर भाईजी बाजार जाकर सामान ले आए, भाईजी बाजार जाकर सामान लेने आने का मतलब यह है कि वो पहले तो ले आए, एक क्रिया तो ये होगी, और बाजार जाकर वो आ ही गए, ठीक है, तो पहली क्रिया ये होगी, पहली क्रिया वो बाजार जाने की क्रिया, और ये दूसरी क्रिया
ये पहली क्रिया है, दूसरी से पहले ही संपन्न हो चुकी है, तो यहाँ कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि अशोक पढ़कर सो गया, सो गया, तो यहाँ पर पढ़ने की क्रिया पहले होगी, फिर बाद में सोया, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। आई होप आपको समझ आ गया। अब आपके मन में एक और चीज आती होगी कि अशोक बिना पढ़े ही सो गया, तो क्या वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी? तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसने पहले कोई क्रिया करी नहीं है, बिना पढ़े ही सो गया, तो वहां पर क्रिया नहीं किया, तो क्रिया करता तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया हो सकती थी। जैसे आज आप मेहनत कर रहे हो, आपको सफलता मिल जाएगी। सफलता मिलने का कारण क्या होगा? कि आपने पहले मेहनत की है। तो यहां पर जैसे मैं आपको लिखा देता हूं कि कोई फलाने बंदे ने, उसने मेहनत करके सफलता हासिल की, सफलता हासिल हुई, तो यह उसकी दूसरी क्रिया है। उससे पहले ही उसने मेहनत कर ली है, यह उसकी पहली क्रिया हो गई, पूर्व में संपन्न हो गई एक क्रिया। तो जब एक क्रिया के होने से पूर्व ही दूसरी क्रिया संपन्न हो जाए, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। और अब हम पढ़ते हैं अपनी अगली क्रिया, नाम धातु क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है। नाम, मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाम, नाम क्या है? इसमें संज्ञा होगी। संज्ञा में जब प्रत्यय जोड़ देते हैं और फिर वो क्रिया के तौर पर प्रयोग होने लगे, तो उसे नाम धातु क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको लिखा देता हूं कि नाम धातु क्रिया क्या होती है। जब संज्ञा पदों में नाम दिया हो, कोई नाम दिया हो, ठीक है, संज्ञा पदों में कोई नाम दिया हो एवं वह क्रिया करने लगे, नाम है वो क्रिया करने लगे। जैसे हाथ है, हाथ में प्रत्यय लगाकर हथियाना बना दिया जाए और आप सेंटेंस में प्रयोग कर ले कि पिता की संपत्ति उसने हत्या ली, तो ये हथियाना क्या है? नाम धातु क्रिया है। हथियाना से क्या हम समझेंगे? कि नाम धातु क्रिया है। तो वहां नाम धातु क्रिया होती है। मैं सिंपल सा लिखा देता हूं, तो वहां नाम धातु क्रिया होती है। होती है। जैसे मैं यहां पर हाथ वाला उदाहरण दिया था आपको सबसे पहले ही, कि हाथ था। हाथ क्या है? एक नाम है, सिंपल सा संज्ञा है एक तरह से, ठीक है। और हाथ का बन गया हथियाना। तो आप ये बोल सकते हैं, ये प्रयोग हो जाए एज ए क्रिया के तौर पर, कि उसने अपने पिता की संपत्ति हड़प लिया, हत्या ली। अब उसने अपने पिता की संपत्ति हत्या ली, पिता की संपत्ति हत्या ली, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं, चमक, ठीक है, चमक से बन गया चमकना, ना प्रत्यय लगाकर, ठीक है। इसका मतलब यह था कि संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर उसे क्रिया के तौर पर यूज किया जाए, तब होती है नाम धातु क्रिया, चमकना। चमकना का उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि मां ने बर्तन चमका दिए, ठीक है। जब गुलदस्ता चमका दिया, गुलदस्ता चमका दिया। और कोई उदाहरण आपको देता हूं, लालच। लालच से आपका हो जाएगा ललचाना, ठीक है। लालच से हो जाएगा आपका ललचाना। मिठाई देखकर, मिठाई देखकर उसका मन ललचा गया, उसका मन ललचा गया, ठीक है। ये हो गया आपके नाम धातु क्रिया। एक मिनट, ये क्या हुआ रे?
एक मिनट दोस्तों, यहाँ पेज हम पहले ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये थी, उसका मन ललचा गया। ठीक है, कोई और उदाहरण ले लेते हैं। चमक गया, हत्या गया, लात है जी से। ठीक है, लात से बन गया लतियाना। ठीक है, लात से बन गया लतियाना। लतियाना को हम क्या लिख सकते हैं? बच्चे बकते हैं, मतलब लतियाते हैं, मतलब बच्चे रात में लतियाते हैं, लतियाते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? लतियाना। तो यहां पर हमने संज्ञा शब्द के साथ प्रत्यय को जोड़कर उसे एज क्रिया के तौर पर यूज कर लिया, उसे नाम धातु क्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगले हमें पढ़ते हैं क्रिया। ठीक है, तो यहां पर हमारा वो कॉन्सेप्ट क्या था, ये चीज आपको जान जरूर रख लेनी है, वो मैं बोल रहा हूं। यहां पर हमने नाम धातु में, यहां पर मैं पूरा आपको लिखा देता हूं। नाम धातु क्रिया में धातु के साथ ना प्रत्यय, चमकना, हथियाना, ना प्रत्यय जोड़कर, कौन सा प्रत्यय जोड़कर? ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के रूप में काम आती है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जैसे लिखना, पढ़ना, देखना, ठीक है, गिनना, चलना, ये सब हो गई। अब अगली अपने टॉपिक क्रिया पढ़ते हैं, जो वापस अपनी स्ट्रक्चर के आधार पर ही है। ठीक है, वो है अपनी कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, अब कृदंत क्रिया को आपको अच्छे से समझ लेना है कि कृदंत क्रिया में क्या होता है। कृदंत क्रिया में दोस्तों धातु के साथ जब प्रत्यय लगाकर, और प्रत्यय जो यहाँ पर नाम धातु में ना प्रत्यय लगा देना, इसको छोड़कर धातु में जब प्रत्यय लगा दिया जाए और ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य प्रत्यय लगाकर उसे एज ए क्रिया के तौर पर यूज किया जाए, तो उसे कृदंत क्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए मैं परिभाषा आपको लिखा देता हूं, परिभाषा लिखाता हूं। जब धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाए, तो कृदंत क्रिया होती है। तो वहां कृदंत क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? कृदंत क्रिया होती है। ठीक है, नोट डाल के आपको लिखा देता हूं कि यहां पर ना प्रत्यय नहीं जोड़ता है। ना प्रत्यय के अलावा अन्य प्रत्यय ना प्रत्यय नहीं जोड़ना है, नाम धातु बन जाएगा और वो संज्ञा शब्द होना जरूरी है। वो संज्ञा के साथ जुड़ता है, यहाँ पर ये धातु के साथ जुड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि चल धातु है, ना जोड़ देते तो ना बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो चलता बन जाएगा, चलता। उसी तरह मान लेते हैं कि लिख धातु है, कर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यहाँ पर लिख कर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इनके उदाहरण हो जाते हैं चलता। अब इसे क्रिया के तौर पर वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे रमेश चलता है, यहां पर लिखना, तो उसने पत्थर लिख कर भेजा, लिख कर दिया, ये मान लेते। ठीक है, उसने पत्र लिख कर दिया, तो यहां पर एज क्रिया के तौर पर हम धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर उन्हें प्रयोग कर लिए हैं। ठीक है, पढ़ के साथ हम एंगा जोड़ेंगे, पढ़ेगा, मतलब ठीक है, पढ़ेगा। अब अगली हमारी क्रिया देखते हैं, वो है संयुक्त क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। हेडिंग डाल लेते हैं संयुक्त क्रिया। यह भी हमारी स्ट्रक्चर के आधार पर ही है, संयुक्त क्रिया। फिर हमारी सजातीय, सामान्य और सहायक क्रिया बचेगी। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो क्रिया जुड़ जाए,
इससे तो मतलब आप यही समझ रहे हैं, जब दो क्रिया जुड़ जाए, एक कार्य हो और उसमें क्रिया कितनी हो, दो हो, एक कार्य में दो क्रिया जुड़ जाए तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। परिभाषा मैं आपको लिखाता हूं, आई होप आपको समझ में जरूर आएगी। जब क्रिया नहीं, जब किसी एक कार्य, एक ही कार्य के लिए दो क्रिया पद प्रयोग में आते हैं, प्रयोग में आते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो वहां कौन सी क्रिया होती है, वहां संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, आपको ये लिख लेना, संयुक्त क्रिया होती है। उदाहरण आपको मैं दे देता हूं, उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूं, राम दूध पीने लगा, नहीं दूध नहीं, पानी पीने लगा, ये लिखे हैं, पानी पीने लगा। राम पानी पीने लगा, तो यहां पर कार्य क्या हो रहा है, एक हो रहा है कि वो पानी ही तो पी रहा है, लेकिन यहां पर क्रिया कितनी आई है, एक तो पी लगा है और एक आगे पीने की क्रिया। एक तो वो लग रहा है और एक पीने की क्रिया कर रहा है, दो क्रिया आ गई। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। माँ खाना बनाने लगी, देखो एक तो बनाने की क्रिया हो रही है और एक लगी है, तो यहां पर दो क्रिया होगी ना, संयुक्त क्रिया। ठीक है, राम ने पत्थर लिख लिया, एक तो ये लिया क्रिया हो रही है और एक आपकी लिख क्रिया हो रही है, तो दो क्रिया होगी ना, इसे संयुक्त क्रिया बोलते हैं। एक काम हो, दो क्रिया हो, सिमिलर सी क्रिया हो, वहां पर जैसे लिख देते हैं तुम, तुम नहीं, हाँ ठीक ठीक है, तुम एक साथ जाने लगे, लगे एक क्रिया है और जाने, जाने लगे, तो जाने लगे हो गया एक साथ। ठीक है, कोई और उदाहरण देता, उसने सब्जी खरीद ली, सब्जी गलत लिख दिया ना मैंने, सब्जी खरीद ली, ली तो कोई क्रिया नहीं है ना, सब्जियां लिखते हैं, सब्जियां खरीद, नहीं नहीं छोड़ो इसको, छोड़ते एक बार, उसने फल, फल खरीद लिए, क्या कर लिए, फल खरीद लिए, लिए क्या है, एक क्रिया है, खरीदना क्या है, एक क्रिया है। तो एक काम में जब दो क्रिया आ जाए तो उसे संयुक्त क्रिया के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं सहजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया, एक ही जाति की दो क्रिया आ जाए तो सहजातीय क्रिया होती है। हेडिंग डालते हैं सहजातीय क्रिया, जिसे हम प्रयोग के आधार पर कहते हैं सहजातीय क्रिया। परिभाषा आपको लिखा देता हूं फटाफट से। ठीक है, जब वाक्य, जब वाक्य प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त, ठीक है, कर्म एवं क्रिया एक ही जाति हो, कर्म और क्रिया एक ही जाति की हो दोनों, ठीक है, तब उसे सजातीय क्रिया के नाम से जाना जाता है। कर्म एवं क्रिया समान जाति के हो, जाति के हो, वहां सजातीय क्रिया होती है।
उदाहरण आपको मैं समझा देता हूं कि समान जाति की किस तरीके से क्रिया आएगी। ठीक है, समान जाति की क्रिया। रमेश ने पढ़ाई पढ़ी, रमेश ने पढ़ाई। अब पढ़ाई तो कोई क्रिया नहीं है ना, ये हो गया कर्म। और पढ़ाई पढ़ी ये हो गई क्रिया। और पढ़ाई पढ़ी ये एक ही जाति के नहीं लग रहे हैं क्या? ठीक है, आपको ये समझना होगा। बहन ने खाना खाया, खाना क्या है? कर्म है। खाया क्या है? क्रिया है। ठीक है, आप समझ लेना, क्रिया है। दोनों एक ही जाति के नहीं लग रहे हैं क्या? मुझे तो लग रहे हैं एक ही जाति के है, तो ये सजातीय हो गए। जैसे उसने रंगाई रंगी, कर्म है, क्रिया है। रंगाई रंगी क्रिया है, तो क्या हो गई? उसने रंगाई रंगी, तो एक ही जाति की है, तो सजातीय क्रिया हो गई। आई होप आपको सजातीय क्रिया भी समझ में आ गई होगी। सामान्य क्रिया जब एक कार्य होता हो भाई, एक समय में एक कार्य होता हो, तो वो सामान्य क्रिया हो जाती है। सामान्य क्रिया पढ़ लेते हैं और बाद में पढ़ेंगे हम सहायक क्रिया। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। चलो परिभाषा लिखते हैं। जब वाक्य में किसी एक कार्य के होने का बोध होता हो, होने का बोध, और उसके लिए एक ही क्रिया प्रयुक्त हो, एक ही क्रिया, उसके लिए एक ही क्रिया, एक ही क्रिया पद का प्रयोग हो। एक ही क्रियापद का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया होती है। इस नॉर सामान्य तो मतलब सामान्य ही है, इसके उदाहरण तो हमने पहले पढ़ लिए। सामान्य क्रिया होती है, नाम से स्पष्ट है कि सामान्य है। ऐसे पक्षी उड़ता है, इसमें क्या है? उड़ने का एक काम हो रहा है और एक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, उड़ना। ठीक है, दो क्रिया नहीं है, दो होती है, संयुक्त हो जाता है। रमेश पढ़ता है, राम लिखता है, राम लिखता है, लिखता है, लिखता है, तो लिखने की एक क्रिया हो रही है राम के द्वारा, एक क्रिया हो रही है, एक कार्य हो रहा है लिखने का। ठीक है, घंटी बजती है, घंटी बजती है, तो ये हो गई हमारी सामान्य क्रिया। आई होप मेरे हिसाब से सामान्य में तो कोई डाउट ही नहीं होगा आपके। ठीक है, अगली क्रिया के बारे में बात करते हैं, जो कि है लास्ट क्रिया अपनी, सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की परिभाषा लिख लेते हैं। जो क्रिया की सहायता करे, ठीक है, वो होती है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। ओ तेरी गलती दिया। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, मेन वर्ब की हेल्प करने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, वो पढ़ते हैं ना। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, वाज वर्ब पढ़ते हैं। ठीक है, जा रहा है, जा रही है, वो कंटिन्यूस में क्या होता है? जा रही है, जा रहे हैं, तो वो सहायक क्रिया ही तो होती है वहां पर। सहायक क्रिया हर टेंस में होती है वैसे तो, उनको आपको नहीं देखना। एक बार आप प्रेजेंट और पास्ट में जो कंटिन्यूस होते हैं उसको ही देख लेना। यहाँ पर वो अलग चीज है, उसको छोड़ते हैं। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आप हिंदी ध्यान दीजिए। वहां केला दिखाई दे रहा है, वहां वहां केला दिखाई
दे रहा है। ठीक है, यहां पर क्या है, ये है जी हेल्पिंग वर्ब, ये सहायक क्रिया ही है। राम बाजार जा रहा है, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब ही तो है, ये क्या है, सहायक की तो है, सहायता कर रहे, जाने को बता रहे हैं। ठीक है, बहन खाना बना रही है, ये किस चीज को दिखा रही है, बनाने को तो दिखा रही है। ठीक है, तो आज के इस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा है, इसका एक बार के लिए शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर 2 स्लाइड खाली कैसे है, इसको हटाते हैं। ठीक है, ठीक है, हम पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया होते हैं, 3 को हमने पढ़ लिया और क्रिया को हम आज की इस क्लास के अंदर कंप्लीट किए हैं। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। संस्कृत में धातु है वो ही हिंदी के अंदर क्रिया है। धातु में जब ना प्रत्यय लगा दिया जाता है तो यहाँ पर वो बन जाती है क्रिया। जैसे पढ़ में ना जोड़ा पढ़ना, लिख में ना जोड़ा पर लिखा, लिखा हो गया तो गलत दिया मैंने। ठीक है, लिखा नहीं, यहाँ पर लिखना, यहाँ पर क्या होगा, लिखना। ठीक है, और देख में ना प्रत्यय जोड़ना, देखना। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हमने देखे, तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखने से पहले कर्ता और कर्म और क्रिया का मतलब क्या होता है यह हमने देख लिया। ठीक है, कर्ता कार्य करने वाला, कर्म जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया की जाए वो कर्म, और किसी कार्य करने वाला क्रिया कहलाता है। रमेश किताब पढ़ रहा है, इसके अंदर पढ़ रहा है ये क्रिया है, रमेश करता है और किताब कर्म है, यानी किताब के ऊपर कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर मैंने और भी उदाहरण आपको दिया है। कर्म के आधार पर क्रिया सकर्मक और अकर्मक होती है। सकर्मक अकर्मक बोलते हैं, सकर्मक अकर्मक ना बोल के सकर्मक अकर्मक आप उससे बोलते हैं। वो क्रिया जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, जिसमें जिस सकर्मक क्रिया में जिस सकर्मक क्रिया के अंदर एक ही कर्म हो, एक कर्मक, और जिस सकर्मक क्रिया के अंदर 2 कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर मैंने उदाहरण के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और एक चीज आपको समझाई है कि निर्जीव कर्म है वो विभक्ति रहित होता है, और सजीव कर्म है वो विभक्ति सहित होता है। और बजना और बजाना मतलब बढ़ाना, बजना और जैसे ढोल बज रहा है और कोई बात को बढ़ा देता है, बजना और बढ़ाना, इन 2, यहाँ पर ये 2 वर्ड है, वो 2 कर्म है, ये अपवाद है, इनके अंदर है वो निर्जीव होते हैं, व्यक्ति सहित होता है। ठीक है, अपवाद मैंने यहाँ पर आपको लिखा दिया। संरचना प्रयोग के आधार पर मैंने आपको बताया, संरचना के आधार पर 5 प्रकार के प्रश्नार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु और कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया संरचना के आधार पर हो गई आपकी। सामान्य क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया ये प्रयोग के आधार पर आपकी हो गई। प्रश्नार्थक क्रिया मैंने आपको बताई थी कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाए तो वहां पर प्रश्नार्थक क्रिया होती है। ठीक है, उदाहरण के साथ आपको बताइए, पूर्वकालिक एक क्रिया कंप्लीट होने से पहले दूसरी क्रिया संपूर्ण हो चुकी है तो पूर्वकालिक क्रिया। नाम धातु क्रिया जब संज्ञा वर्ड, नाम क्या है, संज्ञा के अंदर प्रत्यय जोड़कर वहां पर वो क्रिया के तौर पर यूज होने लगे तो यहाँ पर नाम धातु क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया। संयुक्त क्रिया, एक ही क्रिया कार्य करने के साथ 2, मतलब जब किसी एक ही कार्य के लिए 2 क्रियापद प्रयोग में आ जाए। ठीक है, राम पानी पीने लगा, पानी पीने और लगा 2 क्रियापद है वो साथ में प्रयोग होने लगे तो संयुक्त क्रिया है। यहाँ पर सजातीय क्रिया, समान जाति की 2 क्रिया, एक मतलब कर्म और क्रिया समान जाति के हो, सॉरी 2 क्रिया नहीं, कर्म और कर्म और क्रिया दोनों समान जाति के हो। जैसे रमेश ने पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई कर्म है और पढ़ी क्रिया है, कर्म और क्रिया समान जाति के हैं तो यहाँ पर होगी सजातीय क्रिया। ठीक है, सामान्य क्रिया, जब वाक्य में किसी एक कार्य का होने का बोध हो और उसके लिए एक ही क्रिया का प्रयोग हो, सामान्य क्रिया, तो सामान्य तो सामान्य रमेश पढ़ता है, पक्षी उड़ता है, एक कार्य हो रहा है और एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है इसमें। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि राम बाजार जा रहा है तो रहा है ये इसकी सहायक क्रिया है। होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक ठोको। ठीक है, मोटा सा बोल देता हूँ आपको मैं, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच इस क्लास को एंड तक देखने के लिए। ठीक है, जय सिया राम, जय हिंद।